हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 फरवरी का क्वेश्चन पेपर। तो उसके 15 क्वेश्चंस हमने अपने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। उसके आगे के 15 क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हमें देखना है। 15 तक के क्वेश्चंस को हमने देख लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा निम्न में से किन ज़रूरतों को पूरा करती है। किन ज़रूरतों को पूरा करती है। नंबर 1 कह रहा है विकलांगता से जूझते विद्यार्थी। नंबर 2 कह रहा है भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है। या फिर फोर्थ कह रहा है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है समावेशी शिक्षा। यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है, समावेशी शिक्षा की। तो पहले एक बार समावेशी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा मानसिक व शारीरिक रूप से बाधित बालक व बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तथा समावेशी शिक्षा विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते, प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी आदि की ज़रूरतों को पूरा करती है। मान लीजिए सभी की ज़रूरतों को पूरा करती है, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना, उनमें फेर बदल कर देना, उनमें निम्न में से किसके सापेक्ष रूप से संबंधित है। तो देखिए पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको समझा देते हैं। देखिए विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों शब्दों को हटा देना, जोड़ देना, उनमें फेर बदल कर पठन वैकल्य से संबंधित डिसलेक्सिया एक पठन वैकल्य से संबंधित है, मतलब डिसलेक्सिया से संबंधित है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। इसमें छात्रों को बार बार विकल्प छोड़ने, अक्षरों और शब्दों को उलटने पलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी इज राइट ऑप्शन। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न से किसे प्रभावित करती है। सामाजिक और संप्रेषण कौशल, या फिर दृष्टि, और ऑप्शन सी कह रहा है एकाग्रता की क्षमता, और डी कह रहा है शारीरिक समन्वय। देखिए यहाँ पर स्वलीनता की बात करी जा रही है। देखिए स्वलीनता ऑटिज्म जो होता है मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है, जो व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार, संपर्क तथा संप्रेषण कौशल को प्रभावित करता है। ठीक है, यह एक ऐसा रोग है जिसमें बच्चे समाज से दूरी बनाने लगते हैं, लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं तथा सामान्य बच्चों की तरह अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में अक्षम होते हैं। वे तथ्यों को बोलते हैं लेकिन दोहराते भी हैं, इससे उनका संवाद अर्थपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामाजिक और संप्रेषण कौशल जो होगा उसको प्रभावित करती है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्हें कभी भी अधिगम आसक्तता नहीं हो सकती, उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणिता की कमी होती है, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, और डी कह रहा है वो अभिव्यक्त में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनके मानसिक आयु अपने जीवन की आयु के अनुपात में अधिक होती है, जिनकी मतलब मेंटल एज जो है वो ज़्यादा होती है, वो मस्तिष्क से अच्छे तरीके से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ऐसे बालक अपनी आयु के बालकों की योग्यता व क्षमताओं से अधिक योग्यता व क्षमता रखते हैं। इनकी बुद्धिलब्धि उच्च होती है, अतः वे बालक अभिव्यक्ति में प्रवाह व विवर्धन दर्शाते हैं। यानी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वे अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। अब देखते हैं कौन सी पद्धति सहायक होगी। क्वेश्चन नंबर हम 20 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए यहाँ पे कह रहा है श्रवण बाधिता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें किसी व्यक्ति की कान के माध्यम से पूरी तरह से ध्वनि सुनने की क्षमता क्षीण हो जाती है, जिससे श्रवण बाधित बच्चों को कहे गए प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनने में कठिनाई होती है। वे अक्सर संकेतों और दृश्यों के साथ सहज होते हैं। ऐसे बालकों के सफल समावेशन के लिए निम्न पद्धतियों का प्रयोग आवश्यक है। देखिए क्या क्या है। शिक्षकों को जांचना चाहिए कि सभी चलचित्र और वीडियो के अनुशीर्षक, उपशीर्षक व सटीक हों। संचार संप्रेषण बढ़ाने के लिए मौखिक रूपों के
स्थान पर दृश्यों का उपयोग करना चाहिए, विशेष शिक्षकों का सहयोग लेना चाहिए जिससे शिक्षक को अक्षम बच्चों की सहायता करने में मदद मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मौखिक रूप से दृश्य परिपूर्ण करना चाहिए, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बच्चे डैश से डैश की ओर सीखते हैं। तो देखिए बच्चे जो होते हैं हमेशा सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल और फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए जिससे पाठ व विषय के प्रति उनकी रुचि में वृद्धि हो तथा वे एकाग्र करके चीज़ों अवधारणाओं के प्रति समझ विकसित कर सकें। बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। यह आवश्यक है कि पहले सरल तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए, बाद में कठिन बातों को उनको बताया जाए, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी इज राइट ऑप्शन, पहले सरल फिर बाद में कठिन बताना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्न में से कौन सी अधिगम युक्त जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अधोरेखांकन व चिन्हांकन करना, बी कह रहा है स्मृति सहायक विधियों पर, और सी कह रहा है उदाहरण सृजन करना, डी कह रहा है निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो देखते हैं पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको समझाते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन समझाने क्या है, निष्क्रिय अनुवाचन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों द्वारा पाठ को पढ़ा जाता है परंतु अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, मतलब वो सिर्फ पाठ को पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं समझ पा रहे होते। अतः यह अधिगम युक्त जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी, जबकि अधोरेखांकन व चिन्हांकन करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना, उदाहरण सृजन करना, ये सभी अधिगम युक्त जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली होंगी। ठीक, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्क्रिय अनुवाचन यहाँ पर हो जाएगा, नहीं राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो देखिए संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि गैर उदाहरण अधिगम में लचीलापन लाकर भ्रांतियों को कम करते हैं तथा संप्रत्यय का मूल ज्ञान प्रदान करते हैं। गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए प्रासंगिक होते हैं, अतः ये तब दिए जाते हैं जब संप्रत्यय छात्रों के मौजूदा ज्ञान व उनके अनुभवों को संबंधित होता है, ताकि वे स्वयं संप्रत्यय को वास्तविक विश्व से जोड़ सकें। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है बट आर गलत है, मीन्स यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में डैश चिंतन को विकास को सुसाधित कर रही है। देखिए किस प्रकार के विकास को सुसाधित कर रही है, यहाँ पर देखिए पहले इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन समझाते हैं फिर बाद में। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति के विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। देखिए क्योंकि अपसारी चिंतन खोज, आविष्कार, सृजनात्मकता तथा मौलिकता को जन्म देता है, अतः राधिका इस प्रकार करके अपने विद्यार्थियों को इससे किसी परिस्थिति के पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में सामान्य से अलग सोच पैदा करके अपसारी चिंतन को सुसाधित करेगी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मीन्स अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक, अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान के कौशलों के विकास हेतु अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए किसके इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है अपने विद्यार्थियों के अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें प्रयत्न, त्रुटि विधि तथा अनुरूपक चिंतन के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रयत्न, त्रुटि विधि के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित, हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब राइट ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए उन्हें अनुरूपक चिंतन के लिए बोला गया है, तो मतलब यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन क्या है, सी है, अनुरूपक चिंतन। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन आज का नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 कह रहा है अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने तथा तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कंठस्थीकरण नहीं, ऐसा नहीं होता है, विस्मरण भी नहीं होता है, चयनात्मक ध्यान ये भी नहीं, यहाँ पे मेटाकॉग्निशन मीन्स परासंज्ञान होता है। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करके प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता जो होती है मेटाकॉग्निशन होती है, मीन्स परासंज्ञान होती है। अब देखिए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को परासंज्ञान कहा जाता है। जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो उन्हें परासंज्ञान कहा जाता है। अधिसंज्ञान परासंज्ञान छात्रों के विचारों को अपसारी बनाता है, उन्हें अपनी स्वयं की कार्यात्मकताओं पर नियंत्रण देता है। आप क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण, ए ऑप्शन कह रहा है व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, बी कह रहा है भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, सी कह रहा है नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता के सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, डी सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। देखिए यहाँ पे जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण भावनाओं के से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि वे जानकारियों जो मानव की भावनाओं से जुड़ी होती है उन्हें तटस्थ घटनाओं की तुलना में अधिक बार और अधिक स्पष्टता और तथा विस्तार के साथ याद किए जाने की संभावना अधिक होती है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्यय को समझने, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने या फिर संदेहों को दूर करने हेतु। तो देखिए बाहरी प्रेरणा उस प्रकार की प्रेरणा को संदर्भित करती है जिससे प्रेरणा बाहरी शक्तियों के कारण होती है जो आपको पुरस्कार अर्जित करने या नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए उद्देश्य से कुछ करने या प्राप्त करने के प्रेरित करती है। देखिए बाहरी प्रेरणा वो होती है जैसे आपको कोई कहे कि आप ऐसा काम कीजिए, हम आपको ये चीज़ देंगे, तो आप तब उस काम को कर रहे हैं, तो वो आपको बाहरी प्रेरणा है। जबकि आपके अंदर खुद से अगर कोई मोटिवेशन जाग रहा है कि यार मैं ये काम करूँगी तो मुझे ये काम मिलेगा ये चीज़, तो वहाँ पर क्या है, वो खुद से अंदर से अपने आपके अंदर प्रेरणा आ रही है। अतः यहाँ पे कह रहा आता दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा क्योंकि विद्यार्थी स्वयं से अभिप्रेरित नहीं है बल्कि दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने की लालसा से उसे सीखने के लिए अभिप्रेरित कर रही है या एक अभिप्रेरणा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए जो काम करा जा रहा है वो बाह्य अभिप्रेरणा से है। अब देखिए अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो। देखिए अध्यापक केंद्रित तो होना ही नहीं चाहिए, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन के अवसर ना दिए जाएं। तो देखिए जहाँ पर बात किसकी करी जाएगी, जहाँ पर बात करी जाएगी विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित, यानी बच्चों से रिलेटेड है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन आपको समझा दे रहे हैं। अधिगम सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। सामाजिक परिवेश पर शिक्षा का गहरा प्रभाव होता है, समाज से नैतिक मूल्यों का विकास होता है। विद्यालयी शिक्षा में अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग समाज में ही होता है। जिस भाषा परिवेश में बच्चा सीखता है उस भाषा में अभिव्यक्ति अच्छी प्रकार से करता है, अतः सामाजिक परिवेश के अनुरूप बच्चे के शिक्षण माध्यम का चयन हो। यह आवश्यक है कि क्योंकि घर का वातावरण बच्चे की पढ़ाई के अनुकूल होने पर बच्चा रुचिपूर्वक सीखता है। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर। अब देख लेते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हम देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिगम कारक अधिगम को सुसाधित करता है। ए ऑप्शन कह रहा है योग्यता का वार्धिक मत, आसपास में विकर्षण, या फिर सी कह रहा है भाषा से अनभिज्ञता, और डी कह रहा है तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो देखिए पहले इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं। देखिए कह रहा है योग्यता का वार्धिक मत वह कारक है जो अधिगम को सुसाधित करता है क्योंकि वार्धिक मत वे हैं जो शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं पर काम करने में मदद करते हैं तथा उन्हें नई चीज़ों को सीखने में मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अतः वार्धिक मत बच्चों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए योग्यता का वार्धिक मत। इस तरीके से
आज के हमने 15 क्वेश्चंस को देख लिया है। अब अगर इस 2 फरवरी का जो पेपर था वो आपको हो चुका है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए आपको हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए अपनी पढ़ाई, क्योंकि 10 ही दिन बचे हैं, तो ताकि अच्छे से खूब बढ़िया तैयारी हो जाए। और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है आपकी पढ़ाई में, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।